रात का गहरा सन्नाटा, दूर दूर तक फैली एक खाली सुनसान सड़क। सोचिए, ऐसी जगह पर अगर अचानक कोई अजीब सी आहट हो तो कैसा लगेगा। आज के इस बेहद खास विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसी खौफनाक अर्बन लेजेंड यानी शहरी किंवदंती की गहराई में उतरने वाले हैं जिसने नरसिंहपुर रोड की एक शांत सी कॉलोनी की रातों की नींद पूरी तरह से उड़ाकर रख दी। और यकीन मानिए, ये कोई आम डरावनी कहानी नहीं है। ये एक ऐसा खौफ है जो हमारे सबसे गहरे डरों से जुड़ा है। आज हम उन पुलिस फाइलों, सीसीटीवी फुटेज और गवाहियों की बात करेंगे जो एक ऐसे साये की तरफ इशारा करते हैं जो सिर्फ डराता नहीं बल्कि इंसान को अंदर से पूरी तरह खोखला कर देता है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। भैया, मुझे घर जाना है। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। रात के 2 बज रहे हैं, सड़क एकदम सुनसान है और अचानक एक बेहद मासूम बच्चे की आवाज गूंजती है। ऐसे वक्त पर किसी बच्चे का सड़क पर होना बिल्कुल नामुमकिन है ना। मासूमियत और खौफ का ये ऐसा भयानक मेल है जो किसी की भी रूह कंपा दे। एक तरफ एक लाचार बच्चे की पुकार सुनाई देती है और ठीक दूसरी तरफ एक ऐसा जानलेवा हमला होता है जिसका कोई सुराग तक नहीं मिलता। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये महज एक वाकया नहीं है, ये वो आखिरी आवाज है जो कई लोगों ने अपनी दर्दनाक मौत से ठीक पहले सुनी थी। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या हो जब इंसान की अपनी ही परछाई उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाए। असल में यही वो सवाल है जो इस पूरे रहस्य के बिल्कुल केंद्र में है। देखिए, विज्ञान तो यही कहता है कि परछाई सिर्फ तब बनती है जब रोशनी के रास्ते में कोई चीज आ जाए, लेकिन यहाँ जो अलौकिक घटना घटी उसने हर तर्क, हर विज्ञान को धत्ता बता दिया। रिकॉर्डिंग्स और फाइलों में जो दर्ज है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक ऐसी रहस्यमयी सत्ता जो इंसानों की परछाई का ही शिकार कर रही थी, और जब परछाई छिन जाती है ना, तो इंसान सिर्फ मरता नहीं, उसका शरीर एक खाली खोखले बर्तन में तब्दील हो जाता है। भाग 1, वो खौफनाक रात और सीसीटीवी। तो इस रहस्य को सुलझाने की शुरुआत होती है राघव से। राघव कोई अंधविश्वासी इंसान नहीं था, बल्कि तथ्यों पर चलने वाला एक निडर क्राइम जर्नलिस्ट था। उसका एक ही मकसद था, इन अजीब मौतों का सच सामने लाना। और यही तलाश राघव को ले जाती है पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज तक। इस फुटेज का एक एक सेकंड दिल दहला देने वाला है। रात के 2:16 तक सब कुछ एकदम नॉर्मल था। एक अकेला आदमी सड़क पर चल रहा है, लेकिन फिर आता है 2:17। यही वो पल है जब वो शख्स एक ऐसी गलती करता है जिसकी कीमत उसे जान देकर चुकानी पड़ती है। वो अचानक रुकता है, जैसे कुछ सुना हो। उसके चेहरे पर जो खौफ था उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, और वो पीछे मुड़कर देखता है। ठीक अगले ही मिनट 2:18 पर बिना कोई इंसान दिखे कोई अदृश्य शक्ति उस पर झपटती है और कैमरा अचानक से ब्लैंक हो जाता है। अब अगर पुलिस फाइलों का ध्यान से विश्लेषण करें तो एक बहुत ही खौफनाक पैटर्न उभर कर आता है। कातिल का ना तो कोई चेहरा था, ना ही कोई हथियार, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ थी। हर एक शिकार ने, जी हाँ, बिना किसी अपवाद के हर एक शिकार ने अपनी मौत से ठीक पहले पीछे मुड़कर जरूर देखा था, जैसे अंधेरे में से कोई उन्हें पुकार रहा हो। और ये साबित करता है कि ये कोई आम सीरियल किलर तो बिल्कुल नहीं था। ये कुछ ऐसा था जो लोगों को पीछे मुड़ने पर मजबूर कर देता था। भाग 2, 1.5 फुटिया का खौफनाक सच। इस मोड़ पर कहानी में एंट्री होती है शकीला आपा की। ये एक बुजुर्ग महिला हैं जिनके पति खुद इस खौफनाक साये का सबसे पहला शिकार बने थे। शकीला आपा ही वो कड़ी हैं जो राघव की तार्किक दुनिया को इस भयानक अलौकिक सच से जोड़ती हैं। शकीला आपा के मुताबिक जिसे कातिल समझा जा रहा था वो तो इंसान ही नहीं था, वो था 1.5 फुटिया, आग और धुएं से जन्मी एक अधूरी अधमरी सत्ता। ध्यान दीजिएगा इस शब्द पर, अधमरी। मतलब वो पूरी तरह से इस दुनिया में नहीं है, इसलिए उसे हमेशा एक पूरे शरीर की तलाश रहती है। और सबसे भयानक बात पता है क्या है? ये सत्ता सीधे इंसान को नहीं मारती, ये सबसे पहले उसकी परछाई को निगलती है। और जैसे ही परछाई खत्म होती है, इंसान अंदर से खोखला हो जाता है और ये सत्ता उस खाली शरीर पर अपना कब्जा जमा लेती है। अब जरा इन आंकड़ों के विरोधाभास को समझिए। एक तरफ इस सत्ता की ऊंचाई है सिर्फ 1.5 फुट, बिल्कुल किसी छोटे बच्चे जितनी, लेकिन दूसरी तरफ इसकी ताकत एक आम इंसान के मुकाबले 100 गुना ज्यादा है। ये विरोधाभास ही इसे इतना खतरनाक बनाता है। कोई सोच भी नहीं सकता कि इतने छोटे से आकार के अंदर इतनी विनाशकारी और जानलेवा ताकत छुपी हो सकती है। और ये सिर्फ कोई हवाई साया नहीं है। जब राघव ने खुद उस अंधेरी सड़क पर इसका सामना किया तो उसने इन खौफनाक चीजों को बिल्कुल करीब से महसूस किया।
सोच के देखिए, एक ऐसा शरीर जिसके अंग टेढ़े मेढ़े हैं, पैर उल्टी दिशा में मुड़े हुए हैं, उसका चेहरा आधा जला हुआ है और आंखों में पुतलियां हैं ही नहीं, सिर्फ एक गहरा डरावना कालापन। इसके साथ ही पुरानी कब्रों की सड़न जैसी वो असहनीय बदबू, और सबसे खतरनाक हथियार, किसी अपने या मासूम की आवाज की हूबहू नकल उतारना, ताकि शिकार किसी भी तरह बस पीछे मुड़कर देख ले। भाग 3, लालच और इंसानी साजिश। सच कहूं तो अक्सर सबसे खौफनाक राक्षस वो नहीं होते जो अंधेरे में घात लगाए बैठे हों, बल्कि वो होते हैं जिन्हें इंसानों का लालच खुद बुलाता है। यहाँ ये अलौकिक खौफ अचानक एक बहुत ही कड़वी और ज़मीनी सच्चाई में बदल जाता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक ठंडे दिमाग से रची गई साजिश थी, एक रसूखदार बिल्डर का मास्टर प्लान। उसने एक तांत्रिक के जरिए इस जिन को बुलवाया ताकि कॉलोनी में दहशत फैले, लोग डर कर अपनी जान बचाने के लिए घर खाली कर दें, और फिर वो बिल्डर उस खाली जमीन को कौड़ियों के भाव खरीद लें। इतना ही नहीं, राघव पर जो हमला हुआ वो भी इसी प्लान का हिस्सा था। बिल्डर चाहता था कि एक पत्रकार की मौत की खबर अखबारों में छपे ताकि लोगों में दहशत और तेजी से फैले। वो ये सब खुद के फायदे के लिए कर रहा है, ताकि करोड़ों की जमीन बिल्डर को कौड़ियों के भाव मिल जाएं। शकीला आपा के ये शब्द उस दर्द को बयां करते हैं जिसे शायद हम कभी महसूस भी ना कर सकें। उनके पति की जान सिर्फ इसलिए चली गई क्योंकि एक लालची बिल्डर को जमीन सस्ती चाहिए थी। ये दिखाता है कि जब इंसान लालच में अंधा हो जाता है तो वो काले जादू और अमानवीय ताकतों का सहारा लेने से भी नहीं चूकता। ये खौफ अब महज एक भूतिया कहानी नहीं, बल्कि एक आपराधिक साजिश बन चुका था। भाग 4, साये का शिकार। कहते हैं ना, जो आग से खेलता है उसका जलना तय है। राघव ने उस रात अपनी जेब में पड़ी एक लोहे की चाबी से वार करके उस सत्ता को खुद से दूर तो कर दिया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राघव ने अपनी जान तो बचा ली, पर अपनी परछाई खो दी, और यहाँ से शुरू होता है उसका वो खौफनाक पतन। राघव के शरीर में जो बदलाव आ रहे थे वो दिल दहला देने वाले थे। जरा तुलना करके देखिए, एक तरफ वो पुराना राघव, तर्कशील, स्वतंत्र, जो हर चीज का सबूत मांगता था, और दूसरी तरफ अब वो खोखला शरीर जो धीरे धीरे जिन का पात्र बनता जा रहा था। राघव के अपने हाथ टेढ़े मेढ़े होने लगे थे, उसके गले से निकलने वाली आवाज अब भारी और फटी हुई सी हो गई थी, और उसके शरीर से बिल्कुल वैसी ही सड़न आने लगी थी जैसी उसने उस रात महसूस की थी। ये एक इंसान के अपने ही शरीर से बेदखल होने का सबसे खौफनाक नजारा था। लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाला पल तो वो था जब राघव ने खुद को आईने में देखा। उसे एहसास हो गया कि वो ये जंग हार चुका है। उसकी परछाई उसके साथ साथ हिलना बंद कर चुकी थी। जमीन पर लेटने के बजाय उसकी परछाई दीवार पर किसी 3 साल के बच्चे की तरह बिल्कुल सीधी खड़ी थी। और सबसे डरावनी बात, वो परछाई उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने अपना हाथ उठाया और राघव का गला घोटने का इशारा किया। नियंत्रण अब पूरी तरह जा चुका था। शरीर पर कब्जे के ये अंतिम चरण और भी भयानक होते हैं। ये सत्ता एक झटके में किसी को नहीं मारती, ये तो एक पूरी प्रक्रिया है। सबसे पहले सीने पर एक बहुत भारी और ठंडा दबाव महसूस होना, फिर टूटे हुए कांच के टुकड़ों में अपना नहीं बल्कि उस आधे जले हुए जिन का चेहरा दिखाई देना। सोचिए, आपके कंधे पर किसी और की सांसें महसूस हो रही हो, और सबसे खौफनाक बात, हाथ कटने पर भी खून की एक बूंद का न बहना, क्योंकि अब वो शरीर इंसानी बच्चा ही नहीं था, वो एक जिन का स्थायी घर बन चुका था। भाग 5, आग, धुआं और अंतिम लड़ाई। जब राघव को ये पूरी तरह समझ आ गया कि वो अपनी आखिरी चेतना खोने वाला है, तो उसने एक अंतिम फैसला लिया। वो वापस उसी पुरानी चमड़े की फैक्ट्री गया जहां से इस पूरे खौफनाक खेल की शुरुआत हुई थी। उसे शकीला आपा की वो बात याद थी कि जिन कोई रूह नहीं है, वो आग और धुएं की औलाद है। इस अंतिम लड़ाई में वक्त बहुत तेजी से भाग रहा था। रात के 12 बजे तांत्रिक और बिल्डर अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। 1 बजे तक राघव का शरीर पूरी तरह से जिन के कब्जे में आ चुका था और वो एक खौफनाक रफ्तार से उन दोनों पर झपट पड़ा। लेकिन फिर 1:15 पर राघव ने अपनी आखिरी बची हुई मानवीय इच्छा शक्ति को एक साथ बटोरा। उसने कुछ पलों के लिए उस सत्ता से अपने ही शरीर का नियंत्रण वापस छीना और 1:30 पर एक ऐसा आत्मघाती कदम उठाया जिसने पूरी फैक्ट्री को एक भयंकर धमाके और आग की लपटों में झोंक दिया। यदि ये शरीर तुम्हारा घर है तो मैं इस ठिकाने को ही बर्बाद कर दूंगा।
ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, बल्कि एक इंसान की आखिरी और सबसे शक्तिशाली पुकार थी। राघव ने उस सत्ता की कमजोरी का फायदा उठाया। उसने लोहे की एक भारी चेन से खुद को जकड़ लिया ताकि वो धुआं गनकर भाग न सके। सामने रखे तेजाब के टैंक और जलते हुए कुंड के बीच उसने खुद को आग लगा ली, ये जानते हुए भी कि उसकी जान नहीं बचेगी। उसने उस सत्ता के नए घर को, यानी अपने खुद के शरीर को, हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। भाग 6, वो अब भी जिंदा है। अब सवाल ये है कि उस धमाके के बाद आखिर हुआ क्या? क्या वो खौफनाक रात हमेशा के लिए खत्म हो गई? नरसिंहपुर की उस कॉलोनी में अचानक एक अजीब सी डरावनी शांति छा गई। महीनों तक कुछ नहीं हुआ। सबको लगा कि बुरा सपना आखिरकार खत्म हो गया है, पर सच्चाई इससे कई ज्यादा खौफनाक थी। पुलिस ने अपनी फाइल में इस पूरी घटना को महज एक दर्दनाक गैस रिसाव का नाम दिया और केस बंद कर दिया। मलबे में राख के सिवा कुछ नहीं मिला, ना राघव का शरीर, ना ही उस बिल्डर का। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि एक इंसान के इतने बड़े बलिदान को महज एक औद्योगिक हादसे का नाम देकर हमेशा के लिए दफन कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर रुककर जरा सोचिए, शकीला आपा की वो चेतावनी याद है? वो सत्ता आग और धुएं से ही जन्मी थी, तो जो चीज आग से ही पैदा हुई हो, क्या उसे सच में आग में जलाकर पूरी तरह खत्म किया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो उस झूठी शांति के पीछे छिपे एक बहुत बड़े खतरे की ओर इशारा करता है। शांति के वो महीने महज एक छलावा थे। एक रात कॉलोनी के एक नए चौकीदार को पीछे से फिर वही आवाज सुनाई दी, भैया यहाँ बहुत अंधेरा है। चौकीदार पीछे मुड़ा, पर उसे कोई इंसान नजर नहीं आया। लेकिन असली खौफ तब सामने आया जब सुबह सीसीटीवी फुटेज चेक की गई। कैमरे में साफ दिख रहा था कि उस चौकीदार के पीछे एक 5.5 फुट की परछाई खड़ी है और वो कैमरे की तरफ देखकर अपना हाथ हिला रही थी। वो सत्ता अब भी जिंदा थी और अब उसे बांधने वाला कोई तांत्रिक या मालिक नहीं था। वो पूरी तरह आजाद थी। इस पूरे विश्लेषण का निष्कर्ष बेहद खौफनाक है। कभी भी किसी सुनसान सड़क पर अकेले चलते हुए अगर अंधेरे में पीछे से किसी लाचार बच्चे की आवाज आपको पुकारे, तो याद रखिएगा, हर आवाज मदद के लिए नहीं होती। कुछ आवाजें सिर्फ अपना नया घर ढूंढ रही होती हैं। इसलिए अगर कोई पुकारे तो पीछे मुड़कर मत देखना। क्या पता किसी और शहर में ऐसी ही कोई परछाई आज भी अपना शिकार तलाश रही हो। इसी खौफनाक सवाल के साथ हम आज के इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।